नमस्कार, प्रणाम, आदाब, वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्यारे बच्चों, साथियों, मित्रों, सभी का स्वागत है आपके इस सेशन में। आप सभी लोग फटाफट टका जाइए, सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। आवाज़ वगैरह सही है, एक बार मुझे बता दें आप। हाँ, आज क्लास नहीं हुई थी क्योंकि उस समय मैं हॉस्पिटल जा रहा था। आइए यहाँ पे डॉक्टर के पास। तो ये सीट नंबर आपका 31 है। देखिए, सीट नंबर 31 है आपका, और ये बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेके है। लेकिन यहाँ पे ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, लिटरेचर सब मिलता है। ये हर एक एग्जाम के लिए ये सेट आपका बेनिफिशियल हो सकता है। बट क्वेश्चन नंबर 15 तक यहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चन होते हैं। उस 15 के बाद जो भी क्वेश्चन है, चाहे वो ग्रामर है, वोकैब है, कॉम्प्रिहेंशन है, वो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। आइए यहाँ बात कर लें। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया हुआ है, इसको देखना है। लेमुएल गुलिवर वॉज द हीरो ऑफ स्विफ्ट डैश। तो यहाँ पर एक नाम दिया गया है कि लेमुएल गुलिवर, ये एक हीरो है। हीरो के लिए एक वर्ड आता है प्रोटैगोनिस्ट। प्रोटैगोनिस्ट है ना। प्रोटैगोनिस्ट को बोलते हैं हीरो, और एंटैगोनिस्ट को बोलते हैं विलेन। एंड एंटैगोनिस्ट को बोलते हैं विलेन, जो नेगेटिव आपका कैरेक्टर होता है ना, विलेन बोलते हैं। बोला गया लेमुएल गुलिवर जो है वो एक प्रोटैगोनिस्ट है, वो एक हीरो है। यहां पर एक नाम दिया गया है स्विफ्ट, आपको नाम मालूम होना चाहिए, जोनाथन स्विफ्ट। जोनाथन स्विफ्ट जो 18th सेंचुरी के सटायरिस्ट थे, जो 18th सेंचुरी के ग्रेटेस्ट सटायरिस्ट थे, यानी व्यंग्यकार थे, है ना। जोनाथन स्विफ्ट और अलेक्जेंडर पोप का नाम आता है सटायरिस्ट के तौर पे 18th सेंचुरी में। तो लेमुएल गुलिवर जो है वो हीरो है जोनाथन स्विफ्ट के किस वर्क से? द बैटल ऑफ बुक से, ड्रैपर्स लेटर से, गुलिवर ट्रेवल से। तो ये जो आपका लेमुएल गुलिवर है, जोनाथन स्विफ्ट का एक नॉवेल है आपका, कौन सा? गुलिवर ट्रेवल्स। इसी नॉवेल से ये एक्टर आपका निकला है, और इसको लिखने का काम कौन किया? जोनाथन स्विफ्ट किए हैं। आप मुझे तीनों का पब्लिशिंग ईयर अगर बता सकते हैं तो बता दीजिए। ये मैंने लिखा PY, पब्लिशिंग ईयर क्या होना चाहिए? ड्रैपियर लेटर्स का पब्लिशिंग ईयर क्या होना चाहिए, और यहां पर गुलिवर ट्रेवल्स, इसका पब्लिशिंग ईयर क्या होगा? ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। हाँ, अब यहां पे आ जाइए। क्या बोला गया है गुलिवर जोनाथन स्विफ्ट के बारे में? अब देखिए, मैंने यहां पे 18th सेंचुरी का जिक्र किया है। 18th सेंचुरी को द एज ऑफ सटायर बोला जाता है। द एज ऑफ सटायर बोला जाता है इसको, 18th सेंचुरी को। और इसी 18th सेंचुरी में आपके एक राइटर हुए, अलेक्जेंडर पोप। कौन राइटर हुए? अलेक्जेंडर पोप राइटर हुए। यह आपको ध्यान में जरूर रखना है। और 18th सेंचुरी में ही जो आपका दौर आता है, 18th सेंचुरी की शुरुआत जो होती है वह 1700 से 1740, जिसको आप बोलते हैं ऑगस्टन पीरियड। ऑगस्टन पीरियड। और इसी ऑगस्टन पीरियड को आप बोलते हैं द एज ऑफ पोप। द एज ऑफ पोप, यानी अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप, जोनाथन स्विफ्ट दोनों एक दूसरे के कंटेम्पररी हैं, लेकिन फेमस सटायरिस्ट के तौर पे, फेमस सटायरिस्ट के तौर पे अगर ऐसा पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमस सटायरिस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तो आप जो नाम लेंगे वो नाम लेंगे आप किसका? जोनाथन स्विफ्ट का। ये आपको मालूम होना चाहिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, प्रणाम प्रणाम धनंजय जी। क्लियर है मामला? चलिए। हाँ बिल्कुल, सीरीज है पैम्पलेट का, बहुत बढ़िया अनुराग जी, है ना। तो ये सब आपको जानना है। करेक्ट ऑप्शन हुआ BB फॉर बॉम्बे। 1726 में आपका गुलिवर ट्रेवल्स आया है। बाद वहां की पब्लिशिंग ईयर आप लोगों ने नहीं बताया, क्यों नहीं बताया? आप सभी को बताना है। क्लियर है ना? बताइए प्लीज। 1704 में आया है आपका बैटल ऑफ बुक्स, बहुत बढ़िया बरसा। ड्रैपर्स लेटर्स कब आया है ये भी आपको बताना है। हाँ, कल क्लास होगी,
12 क्लास होगी रूबी झा। आइए यहां पे नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपसे? एलिजाबेथ इज अ कैरेक्टर अपीयर्ड इन। एलिजाबेथ पूरा नाम है एलिजाबेथ बैनेट। एलिजाबेथ बैनेट, एलिजाबेथ बैनेट। अब एलिजाबेथ बैनेट के बारे में बात करेंगे। इसी को सिर्फ एलिजाबेथ कहा गया, या इसी एलिजाबेथ बैनेट को लीजी भी बोला जाता है, और या इसी एलिजाबेथ बैनेट को आपने जाना होगा मिसेज, एक होता है मिस्टर डॉर्सी और एक है मिसेज डॉर्सी। ये इस नाम से भी जाना जाता है। मिस्टर डॉर्सी जो है ये हीरो हैं, यानी एक्टर हैं। मिसेज डॉर्सी जो है एलिजाबेथ का नाम है, क्लियर है ना? ये आपका कौन है? ये हीरोइन है, ये आपकी हीरोइन है, क्लियर? तो ये पूरा नाम जो गया मिसेज डॉर्सी के लिए लिया गया है। तो ये कैरेक्टर किस नॉवेल में मिलता है? प्राइड एंड प्रेजुडिस में मिलता है, एम्मा में मिलता है, या हैमलेट में मिलता है? ऐसा यहां पूछा गया, बोला गया। अब देखिए, एलिजाबेथ बैनेट बोलिए या एलिजाबेथ बोलिए या लीजी बोलिए या फिर आप मिसेज डॉर्सी बोलिए, ये कैरेक्टर्स आपके इस नॉवेल के हैं प्राइड एंड प्रेजुडिस। और प्राइड एंड प्रेजुडिस की बात करेंगे तो ये 1813 का नॉवेल है, लिखा गया जेन ऑस्टिन के द्वारा। जेन ऑस्टिन के द्वारा लिखा गया है। जेन ऑस्टिन एक नॉवेलिस्ट है और इन्होंने अपने पूरी लाइफ में 6 नॉवेल्स लिखे हैं। कितने नॉवेल्स लिखे हैं? तो 6 नॉवेल्स लिखे हैं। कौन? जेन ऑस्टिन। प्राइड एंड प्रेजुडिस आपका 1813 में आया है। एम्मा इनका ग्रेटेस्ट नॉवेल है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ये 1815 में का नॉवेल है, जेन ऑस्टिन का ही है। इसको भी लिखने का काम जेन ऑस्टिन ही की है। हैमलेट की बात करेंगे तो हैमलेट एक रिवेंज प्ले है। हैमलेट एक रिवेंज प्ले है जो लिखा गया विलियम शेक्सपियर के द्वारा। विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया। 1599 1601 लिखना और इसको परफॉर्म करना है। इसको 4 टाइम्स पब्लिश किया गया है, हैमलेट को 4 टाइम्स। कब कब? तो 1603, 1604, 1605 एंड 1623। किसको भैया? हैमलेट को। ये आपको मालूम होना चाहिए। 4 टाइम्स इसको पब्लिश किया गया, ये आप ध्यान में रखेंगे। अनामिका जेन ऑस्टिन के नॉवेल का नाम लिख रही हैं। प्राइड एंड प्रेजुडिस, नॉर्थहैंगर एबे, परसुएशन, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, एम्मा, मैन्सफील्ड पार्क। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। प्रियंका ने भी लिखा है सेंस एंड सेंसिबिलिटी, परसुएशन, मैन्सफील्ड पार्क, नॉर्थहैंगर एबे, प्राइड एंड प्रेजुडिस। और सुप्रिया भी लिखी हैं प्राइड एंड प्रेजुडिस, मैन्सफील्ड पार्क, एम्मा, नॉर्थहैंगर एबे, परसुएशन, सेंस एंड सेंसिबिलिटी। बहुत बढ़िया। कुमार अविनाश जी कह रहे गुलिवर ट्रेवल्स जो है 1726 में, और ड्रैपियर्स लेटर जो है 1724 में, और आपका कौन सा एक नॉवेल और था? एक द बैटल ऑफ बुक 1704। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। आगे आइए। तो ये एलिजाबेथ इज अ कैरेक्टर अपीयर्ड इन प्राइड एंड प्रेजुडिस। प्राइड एंड प्रेजुडिस। और इनका क्या क्या नाम है? एलिजाबेथ बैनेट, या एलिजाबेथ, या लीजी, या मिसेस डॉर्सी। ये इसकी वाइफ है और ये दोनों मेन कैरेक्टर हैं प्राइड एंड प्रेजुडिस के। ये आपको मालूम होना चाहिए। जेन ऑस्टिन। जोस एस्टैग्रे वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर फॉर दिस। सबसे पहले आपको बताना यह है कि नोबेल प्राइज जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, आपको उसका जवाब भी देना होता है। नोबेल प्राइज की शुरुआत जो है किसके नेम पे होती है, उस व्यक्ति का नाम आपको बताना है। फिर नोबेल प्राइज स्टार्ट कब हुआ, यह आपको बताना है। फिर लिटरेचर के क्षेत्र में फर्स्ट टाइम नोबेल प्राइज जीतने वाले राइटर कौन, सेकेंड टाइम कौन, थर्ड टाइम कौन, ये सब बता चुका हूं मैं। और फोर्थ टाइम कौन? फोर्थ टाइम आपके 2 राइटर्स हुए। 2 राइटर्स, दोनों के बीच में नोबेल प्राइज को शेयर किया गया।
थर्ड आप बताइए, ये काम मैंने आपको दिया है क्योंकि ये मैं एकदम सीरीज में आपको बताते हुए जा रहा हूं। यहां पर है जॉस एस्टैग्रे वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर फॉर दिस, यानी इनको नोबेल प्राइज मिला है, लिटरेचर के फील्ड में मिला है। इटालियन ऐसे, स्पेनिश पोएट्री, स्पेनिश ड्रामा। सबसे पहले ये जो आपके जॉन एस्टैग्रे है ये इटली के तो है नहीं, इटालियन ऐसे नहीं, स्पेनिश, बिल्कुल ये स्पेन के हैं। ये कहां के हैं? तो ये आपके स्पेन के हैं। अब स्पेन में जो भी होगा, जैसे इंडिया का जो भी चीज है उसको इंडियन आप कहते हैं, तो स्पेन स्पेनिश कहलाएगा। अब स्पेनिश किस चीज को लेके इन्हें नोबेल प्राइज मिला लिटरेचर के क्षेत्र में? तो स्पेनिश स्पेनिश प्लेज, PLAYS, ये प्ले लिखने का काम करते थे। ये प्ले राइट थे। ये क्या थे आपके? प्ले राइट। प्ले राइट आप समझते हैं, जो ड्रामा, जो प्लेज लिखते हैं और जिस प्लेज या ड्रामा को थिएटर पे या स्टेज पे परफॉर्म किया जाता है। तो स्पेनिश प्लेज की बात करेंगे तो इसी प्लेज को आप ड्रामा कहते हैं, इसी प्लेज को आप ड्रामा कहते हैं। तो जोस एस्टैग्रे, इनको क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला। क्लियर? किस चीज के लिए? स्पेनिश ड्रामा के लिए, स्पेनिश ड्रामा के लिए मिला। स्पेनिश पोएट्री के लिए इन्हें नोबेल प्राइज नहीं मिला था, यह भी आपको ध्यान में रखना होता है। क्लियर है मामला? अब आइए आप सभी का मैं नाम पढ़ लेता हूं। आपने बोला है अल्फ्रेड नोबेल, वेरी गुड, बहुत अच्छे, अल्फ्रेड नोबेल, बहुत बढ़िया। फिर आपने लिखा है 1901, ये भी आपका बहुत बढ़िया। पहले राइटर का नाम आपने क्या लिखा है? सल्ली प्रूडहॉम, बहुत अच्छे। मैं आप ही का देख के पढ़ाने वाला हूं बिकॉज मुझे आता नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 1902 किसने नहीं बोला? बोला है अनामिका ने। थियोडोर मोमसेन, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। थियोडोर मोमसेन। थर्ड में कौन है? थर्ड में किसका नाम है? ये किन्होंने नहीं बोला है क्या? एंड नेम अल्फ्रेड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। थियोडोर 1903, हाँ बहुत बढ़िया। बोजॉनसन, जॉनसन उनको पढ़ा जाता है, बी आपका साइलेंट होता है ना, जॉनसन पढ़ा जाता है उसको। ये आपका, सॉरी मैंने फोर्थ में लिख दिया, ये थर्ड वाला है, ये आप ध्यान में रखेंगे, ये थर्ड वाला नाम है, फोर्थ का नाम कहीं और लिखा जाएगा। ये टू राइटर्स के बारे में मैं कहीं और लिखता हूं, ये फोर्थ वर्जन जो है यही यहां पे आएगा। 1904 में दो राइटर का नाम आता है। एक आता है जॉस एस्टैग्रे, और एक नाम आता है आपको फ्रेडरिक, FREDRIC, फ्रेडरिक मिस्ट्रल। अब आइए यहां, ये सब आप सीक्वेंस में प्रैक्टिस करके डेली सीख सकते हैं। 1901 में सल्ली प्रूडहॉम को मिला, 1902 में थियोडोर मोमसेन को मिला, 1903 में जॉनसन को मिला, और 1904 में दो राइटर को मिला। एक का नाम है जॉस एस्टैग्रे और एक का नाम है फ्रेडरिक मिस्ट्रल। ये आपको ध्यान में जरूर रखना है। गुड इवनिंग जी, है ना। आइए गोविंद गोस्वामी जी, क्या हालचाल है भाई, आगे आ जाओ। नंबर 4 में है कि फ्रेडरिक मिस्ट्रल, जो अभी पढ़ाया कि 1904 में इन्हें भी नोबेल प्राइज मिला, अभी आप पढ़े ना, जॉस एस्टैग्रे, फ्रेडरिक मिस्ट्रल, इन्हें नोबेल प्राइज कब मिला है? 1904 में। वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, किस चीज के लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला? तो पोएट्री के लिए और फिलॉलजी के लिए, दोनों के लिए, पोएट्री के लिए और फिलॉलजी के लिए। अब आइए थोड़ा सा मैं फिलॉलजी वर्ड आपको बताता हूं। देखिए 2-4 वर्ड होते हैं यहां पे, थोड़ा सा वोकैब का ज्ञान आप ले लीजिए। एक वर्ड होता है फिलो, क्या होता है? फिलो। और एक वर्ड होता है मीसो। ये फिलो और मीसो एक दूसरे के एंटीनिम है। कैसे? तो फिलो का मीनिंग होता है लव और मीसो का मीनिंग होता है हेट। फिलो मीन्स लव, मीसो मीन्स हेट होता है। जैसे आपने यहां बोला फिलॉलजी, है ना, क्या लिखा है आपने? हाँ फिलॉलजी। और यहां पे आपने लिखा मिसोलजी। तो फिलॉलजी और मिसोलजी में क्या? तो फिलो का मीनिंग लव, लव का मीनिंग होता है रिस्पेक्ट,
लॉजी का मीनिंग स्टडी, जिसको पढ़ने लिखने से प्यार हो, जो पढ़ाई लिखाई का सम्मान करे। मीसो का मीनिंग होता है हेट, लॉजी का मीनिंग होता है स्टडी, यानी जिसको पढ़ने लिखने से प्यार नहीं हो। क्लियर? तो पढ़ाई लिखाई के लिए एक सम्मान का भाव, उस चीज को प्रमोट करना, वो करते थे फ्रेडरिक मिस्ट्रल। तो इनको अपनी पोएट्री के लिए और फिलॉलजी के लिए, दोनों के लिए 1904 में नोबेल प्राइज मिला था। किनके साथ? जॉस एस्टैगरे के साथ, जॉस एस्टैगरे के साथ। ये आपको ध्यान में जरूर रखना है, इसीलिए आपका आंसर यहां डी होगा। यहां पर किन्होंने कुछ सवाल लिखा है, क्या नाम है, 8th क्या लिखा था, हाँ सुप्रिया लिखी है 8th नोबेल प्राइज विनर रुडयार्ड किपलिंग, जोसेफ रुडयार्ड किपलिंग को 1907 में मिला है ना। 4 का नाम आप स्टार्टिंग से सीखे हैं, बीच में 5 से 7 का नाम जानना है, फिर 8वां नाम जोसेफ रुडयार्ड किपलिंग, आप सीक्वेंस में सीख जाएंगे। आप कैसे हैं? बढ़िया हो गोविंद जी। आइए यहाँ पे फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट होता है जो मानव कल्याण की बात करे। फिलो का मीनिंग लव, एंथ्रोप का मीनिंग होता है मैनकाइंड। मिसोजिनिस्ट वर्ड का मतलब होता है, मिसो का मीनिंग हेट, और जीनी वर्ड जो है वो गायनी से आया है। गायनी का मीनिंग होता है लेडी, जो नारी से नफरत करे उसको मिसोजिनिस्ट कहते हैं। ध्यान रखेंगे आप, तो ये आप समझ गए होंगे। आगे मैं बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कंपैरिजन ऑफ टू डिसिमिलर थिंग्स, दो अलग अलग चीजों के बीच का कंपैरिजन। डिसिमिलर, यहां पे डिस और यहां पर एस मिसिंग है ना, एक होता है डिस और फिर यहां पे होना चाहिए सिमिलर, यहां पे आई से पहले होना चाहिए सिमिलर, डिसिमिलर। अ कंपैरिजन ऑफ टू डिसिमिलर थिंग्स बाय यूजिंग द वर्ड लाइक, एज, देन, सच। आप आज से पहले सिर्फ लाइक और एज ही जान रहे थे। लाइक से कंपैरिजन हो, एज से हो, देन से हो या सच से हो, जब भी कंपैरिजन लाइक, एज, देन और सच से किया जाता है दो अलग अलग चीजों के बीच, तो उसे आप क्या कहने का काम करते हैं? उसे आप सिमिली कहने का काम करेंगे। क्या कहने का काम करेंगे? सिमिली। मेटाफर के बारे में कल भी बताया था कि ये भी आपके कंपैरिजन को बताएगा, लेकिन उस कंपैरिजन में आपका जो है एज या लाइक या सच या देन, ये नहीं होना चाहिए। ये चारों वर्ड होने नहीं चाहिए, तब जाके आपका क्या होगा? मेटाफर होगा। पर्सोनिफिकेशन के बारे में बताया था, जब भी किसी नॉन ह्यूमन, नॉन ह्यूमन का मतलब क्या होता है? नॉन का मीनिंग होता है नॉट, ह्यूमन का मीनिंग होता है मानव समुदाय। तो जब भी किसी नॉन ह्यूमन को आप क्या बना देते हैं? ह्यूमन बना देते हैं, तो वो पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। जैसे कि द फ्लावर स्माइल्स, द फ्लावर स्माइल्स, फूल मुस्कुराता है। तो भैया फ्लावर जो है, इस मुस्कुराने का काम कोई इंसान करेगा, फ्लावर कैसे कर सकता है? ये तो फूल है, ये स्माइल कैसे पास करे? लेकिन आप फ्लावर को ऐसे प्रस्तुत कर रहे हैं कि स्माइल पास किया है, यानी इंसान जैसा है। तो किसी नॉन लिविंग को जब लिविंग बनाएंगे तो उसको आप पर्सोनिफिकेशन कहने का काम करेंगे, है ना। ये आप, हाँ, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। यहां पे एज, लाइक, सच या देन आपका है नहीं, इसीलिए हमारा क्या हो जाता है? तो ये हमारा हो जाता है मेटाफर। क्या हो जाता है? मेटाफर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए यहां पे आइए, व्हाट इज थीम। अब यहां पे आपको लिटरेरी टर्म्स के भी क्वेश्चन मिलेंगे डेली। LITERARY, लिटरेरी टर्म्स में क्या क्या होते हैं? जैसे आपके सामने बहुत ऐसा की जाएगा, प्रोज क्या है, पोएट्री क्या होता है, ड्रामा, प्लेज, नॉवेल, नोबेला, वर्स, मीटर, स्टेंजा, राइम, रिदम, ये सारे के सारे आपके होते हैं लिटरेरी टर्म्स। लिटरेरी टर्म्स बोलिए, है ना। और ये जो प्रोज, पोएट, नोवेला, इसको आप जॉनर भी कहने का काम करते हैं जी, जॉनरे। और जॉनरे का मतलब होता है स्टाइल ऑफ राइटिंग। तो प्रोज क्या है, पोएट्री क्या है, ड्रामा क्या है, प्लेज क्या है, नोवेल क्या है, नोवेला क्या है, वर्स क्या है, मीटर क्या है, स्टेंजा क्या है,
राइम क्या होता है, रिदम क्या होता है, सटायर क्या होता है ना। ये सब आपको डेली एक एक क्वेश्चन मिलेगा, आप इसको जानेंगे, है ना। हर एक पॉइंट पे आपको सेट में क्वेश्चन मिलेगा। तो व्हाट इज थीम, थीम क्या होता है। अ नेम गिवन टू अ लिटरेरी वर्क, कोई भी लिटरेरी वर्क है उसका एक नाम दे दिया जाना, वो थीम है। नहीं, सेंट्रल आइडिया ऑफ अ वर्क ऑफ लिटरेचर, हाँ सेंट्रल आइडिया। थीम का मतलब भी होता है सेंट्रल आइडिया को रिप्रेजेंट करना। कोई किसी पैसेज का भी आपसे अगर थीम पूछा जाता है तो सेंट्रल आइडिया यानी मुख्य बातें क्या की गई है वहां पे। लिटरेरी एज के बारे में बात नहीं करेंगे, एज का मतलब तो हो जाता है हिस्ट्री। जैसे ही आप एज की बात करेंगे यानी हिस्ट्री, तो थीम जो है वो सेंट्रल आइडिया है किसी भी चीज का। ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। किस दिन ऐसे ही आ जाएगा, व्हाट इज पोएट्री, व्हाट इज प्रोज, व्हाट इज ड्रामा, व्हाट इज प्लेज, व्हाट इज राइम, व्हाट इज रिदम, है ना। ये सब आपका क्लियर हो जाएगा आगे के 10 दिनों में। आइए नंबर 7, बोला हु रोट द सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल द ग्लास पैलेस। द ग्लास पैलेस, द ग्लास पैलेस ये क्या है आपका, एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल क्या है, नॉवेल है। और इसको लिखने का काम किन्होंने किया, अमिताभ घोष ने, विक्रम सेठ ने, जुम्पा लाहिरी ने। अब आइए इन सभी के बारे में बता चुके हैं। तो द ग्लास पैलेस जो है ये लिखने का काम किए हैं आपको अमिताभ घोष। और अमिताभ घोष को 2018 में ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। और ज्ञानपीठ अवार्ड की स्पेलिंग होती है GNANPITH, ज्ञानपीठ समझ के रखिएगा। 2018 में ज्ञानपीठ अवार्ड मिला, इंडियन राइटर हैं ये। कौन, अमिताभ घोष। आपको ये बताना है कि ये द ग्लास पैलेस जो है इसका पब्लिशिंग ईयर क्या है, ये आप बताएंगे। विक्रम सेठ, विक्रम सेठ है ना, इंडियन राइटर है, बहुत नाम है इनका, क्लियर है। इनका कौन कौन सा वर्क आप जानते हैं, एक इनका वर्क है एन इक्वल म्यूजिक, एन इक्वल म्यूजिक, एन इक्वल म्यूजिक, जरूर इसके बारे में पढ़िएगा। प्रीवियस क्लास में हमने इसका एक और वर्क का नाम बताया था, है ना। वो बताइए, मैं आधा नाम बताता हूं, आपको पूरा नाम बताना है। असुटेबल, असुटेबल आगे कौन सा वर्ड आएगा इनके नॉवेल का, विक्रम सेठ के नॉवेल का, सुटेबल डैश। जुम्पा लाहिरी, जुम्पा लाहिरी, इनको अमेरिकन राइटर बोला जाता है, इंडियन मूल की है, अमेरिका में ही रही है ना। इनका फुल नेम, इनका फुल नेम आपको बताना है, ये आप बताएंगे। और जुम्पा लाहिरी को अवार्ड क्या क्या मिला ये आपको बताना। ये मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि ये सब मैं आपको बता चुका हूं, है ना, ये सब मैं आपको बता चुका हूं, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। वेरी गुड। 2000 आपने आई थिंक इसका पब्लिशिंग ईयर बोला होगा द ग्लास पैलेस का। मैं यही समझूंगा कि 2000 जो ईयर का नाम आप बोले हैं इसी के बारे में आप बोले होंगे। वेरी गुड। और सुटेबल आप लोग बॉय बोल रहे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। और सुटेबल बॉय या अनइक्वल म्यूजिक। एक इनका वर्क है विक्रम सेठ का द गोल्डन, इसको भी मैं शॉर्ट फॉर्म में ही बोल रहा हूं, द गोल्डन। आगे कौन सा वर्ड आएगा, आगे कौन सा वर्ड आना है ये आप बताइएगा। क्लियर है मामला। जुम्पा लाहिरी आज तीसरी और चौथी दिन आ रही हैं, इनका फुल नेम क्या है ये आप बताएं मेरे को, फटाफट आपको बताना पड़ेगा, है ना, ध्यान रखेंगे आप। चलिए विक्रम सेठ का मैंने बोला द गोल्डन डैश, ये आप द गोल्डन गेट, द गोल्डन गेट, बहुत बढ़िया, द गोल्डन गेट, ये सब आपको जानना है। द गोल्डन गेट। नीलांजना सुदेशना, सुदेशना, वेरी गुड। ये आई थिंक आपने इनका पूरा नाम बताया है, नीलांजना सुदेशना। बरसा कुमारी, नीलांजना सुदेशना। चलिए द गोल्डन थ्रेशोल्ड सरोजनी नायडू का है। हाँ सरोजनी, वो सरोजनी नायडू है, ठीक है।
नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क आ जाएगा, परेशान नहीं होना है। मेरा भी नेटवर्क गायब था, डॉक्टर से मिला तो अब ठीक हुआ हूं। ठीक है, द गोल्डन गेट, वेरी गुड। अब यहां आइए, मैंने झुंपा लाहिरी के अवार्ड के बारे में भी आपको बताया है और आपको बताना है इनको कौन कौन सा अवार्ड मिला है। फटाफट आप बताइए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं, फिर लौट के आ जाएंगे। द शैडो लाइन्स, द शैडो लाइन्स, द शैडो लाइन्स जो है ये किनका नॉवेल है? तो ये भी आपके अमिताभ घोष का ही है और इस नॉवेल के लिए इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। द शैडो लाइन्स है ना, द शैडो लाइन्स का पब्लिशिंग ईयर आपको बताना है। द शैडो लाइन्स के लिए अमिताभ घोष को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था, साहित्य अकादमी अवार्ड। और 2018 में ज्ञानपीठ अवार्ड, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये आप ध्यान में रखेंगे। यहां पर फिर नाम आ गया अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय का पूरा नाम है सुजाना, सुजाना अरुंधति रॉय। 1997 में इन्हें मिला बुकर प्राइज। किस वर्क के लिए? 1997 में बुकर प्राइज मिला किसको? अरुंधति रॉय को। किस वर्क के लिए? और झुंपा लाहिरी के बारे में तो अभी आपने पढ़ा है। पुलित्जर प्राइज फॉर फिक्शन इन हेमिंगबर्ट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर हमने बीपीएससी टीआरई में इंग्लिश लैंग्वेज की तैयारी करना है, हमें गाइडेंस करें प्लीज, बताएं कौन सा बैच ज्वाइन करें। नवदीप कुमार जी, आप बस इस क्वेश्चन के बाद इस क्वेश्चन को डील कर देता हूं, फिर आपको आपके सवाल का जवाब में दे देता हूं, सेशन में बने रहेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, आपने बोला यहां पर पुलित्जर प्राइज मिला था इनको 2000 में, वेरी गुड। किसको मिला? झुंपा लाहिरी को। इसी के बारे में मैं सुनना भी चाह रहा था। 2000 में पुलित्जर प्राइज मिला था किसको? झुंपा लाहिरी को, झुंपा लाहिरी को। किस वर्क के लिए? वर्क का नाम मैं बता देता हूं, इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज। किनको मिला था? झुंपा लाहिरी को। यह आप ध्यान में जरूर रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यह था कि बुकर प्राइज 1997 में मिला अरुंधति रॉय को किस वर्क के लिए? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, याद होता जा रहा है आप सभी को, इससे अच्छी बात और कुछ भी नहीं है, ध्यान रखेंगे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, है ना, ये सब ध्यान रखना है। आप लोग जवाब दे रहे, मुझे बहुत मजा आ रहा है। अभी आपने पढ़ा अमिताभ घोष को क्या मिला? ज्ञानपीठ अवार्ड मिला 2018 में। फिर मैंने बोला द शैडो लाइन्स के लिए अमिताभ घोष को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। ठीक है, मैंने पूछा द शैडो लाइन्स का पब्लिशिंग ईयर क्या है? आप लोगों में से किसी ने नहीं बताया, बताइए शैडो लाइन्स का पब्लिशिंग ईयर क्या है? अर्पणा कुमारी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी। नवदीप जी बैच के बारे में पूछ रहे थे। बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी आपको करनी है और कंप्लीट बैच चाहिए बंधु, तो ये आपका बैच है। ये आपको मिल जाएगा ऑनलाइन मोड में प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पे। बीपीएससी शिक्षक भर्ती 4.0 जिस भी क्लास का चाहिए, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 जिस भी क्लास का चाहिए, इसी टाइप का आपका क्या होगा? थंबनेल होगा। ऐप पे आप जाके देखेंगे प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पे, तो आपको मिलेगा। 6 to 8 का चाहिए तो उसकी फी ऑनलाइन मोड में 899 है, 9, 10 का 999 है, 11, 12 का भी वही है। कॉम्बो चाहिए सभी का तो वो 1499 है। लेकिन यहां पर क्या है, इस बैच में आपके 40 क्लासेस हो चुके हैं, 40 क्लासेस हो चुके हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो 40 क्लास आपका हो चुका है, वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में वहां पे मिलेगा, आगे आपको देखना होगा कंटिन्यू क्लास। ये आपका रनिंग बैच है। अगर आपको बिल्कुल फ्रेश बैच चाहिए तो आपको वेट कर लेना है, 18 फरवरी से नया बैच आ रहा है, उस बैच में ज्वाइन करना है तो फिर उसमें आप ज्वाइन कीजिएगा। अगर इसको ज्वाइन करना है तो अभी से आप इसको देख सकते हैं, ये डेली आपका मॉर्निंग में 9 से 10:30 चलता है। 40 क्लासेस में हो चुकी है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव होने वाला है।
लिटरेचर में रॉबर्ट ब्राउनिंग पढ़ा चुका हूं, विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में पढ़ा चुके हैं, विलियम बटलर येट्स पढ़ा चुके हैं, एडमंड स्पेंसर को पढ़ा रहे हैं, क्रोनोलॉजी बता दिया है। इतना कुछ यहां पे हो चुका है इस बैच में। आइए आगे। नंबर 19, नंबर 19, हु इज द प्रोटैगोनिस्ट द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन। ये द हकलबेरी फिन जो है ये एक नॉवेल है। द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन ये एक नॉवेल है। और इस नॉवेल के राइटर कौन, इसके राइटर कौन, नॉवेलिस्ट कौन, ये आप बताइए। मैं सवाल का जवाब देता हूं। क्वेश्चन आपका है कि हु इज द प्रोटैगोनिस्ट इन द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन। द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन जो है में हीरो कौन है। प्रोटैगोनिस्ट का मतलब जस्ट समझाया था। प्रोटैगोनिस्ट वर्ड का मतलब होता है जो हीरो है आपका। कौन है जो हीरो है। तो टॉम सॉवर, जिम या हक फिन, कौन है आपके, हक फिन है, इसके एक्टर का नाम है। अब इसके राइटर कौन है, इसके राइटर है मार्क ट्वेन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, मार्क ट्वेन। और मार्क ट्वेन जो आपके हैं ये अमेरिकन राइटर हैं। अमेरिकन लिटरेचर में इनका नाम है, ये अमेरिकन राइटर हैं आपके मार्क ट्वेन। कहां के राइटर हैं ये, अमेरिकन राइटर हैं। डेली लाइव टेस्ट किस टाइम होता है, वो 8:30 बजे सुबह में ही हो जाता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। और कुछ था क्या यहाँ पे, नहीं यही था। आगे आइए। विच ट्रांसीडेंटलिस्ट पोएट रोट सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सबसे पहले तो ट्रांसीडेंटलिस्ट क्या है, ट्रांसीडेंटलिस्ट क्या है। सबसे पहले यहां देखिए वर्ड के लास्ट में क्या लगा हुआ है, आईएसटी। आईएसटी किसी भी वर्ड के लास्ट में हो, उस वर्ड का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो आपका होता है कॉमन नाउन। क्या होता है बंधु, कॉमन नाउन होता है। ट्रांसीडेंटलिज्म, TRANSCEDENTALISM, ट्रांसीडेंटलिज्म ये एक लिटरेरी मूवमेंट है। ये एक लिटरेरी मूवमेंट, और ये लिटरेरी मूवमेंट कहां आया, तो अमेरिका में। तो इन अमेरिका, इन अमेरिका। कब आया, तो इन 19th सेंचुरी, इन 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी की बात करेंगे तो 1820s और 1830s में ये देखने को मिला। और इस ट्रांसीडेंटलिज्म पीरियड में जो अमेरिकन राइटर्स हुए तो ढेर सारे, लेकिन उन राइटर्स के बारे में बात करेंगे जो फेमस हुए और उस समय जिनका काफी लिटरेचर में, अमेरिकन लिटरेचर में सिग्निफिकेंस था, इंपॉर्टेंस था। आपने एक नाम जरूर सुना होगा, सर राल्फ वॉल्डो इमर्सन का। वॉल्ट विटमैन का नाम जरूर सुना होगा आपने, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। इमिली डिकिंसन का नाम आपने सुना होगा, जो अमेरिकन राइटर रही हैं। तो ये सब, इन सभी राइटर्स का नाम था, है ना। अब आइए, विच ट्रांसीडेंटलिस्ट पोएट रोट सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। कौन, इमिली डिकिंसन, वॉल्ट विटमैन, हेनरी डेविड थोरो। ये भी ट्रांसीडेंटलिस्ट पीरियड के राइटर हुए। तो इमिली डिकिंसन है, हेनरी डेविड थोरो है, या वॉल्ट विटमैन है। वॉल्ट विटमैन है, वॉल्ट विटमैन, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। वॉल्ट विटमैन के एक वर्क के बारे में और मैंने नाम आपको जिक्र किया है, कौन सा वर्क है, लिव्स ऑफ ग्रास, लिव्स ऑफ ग्रास। और वॉल्ट विटमैन ने रामानंद अगर होगा ना तो बोलिए गर्म पानी थोड़ा भेजने, तो डॉक्टर सच दिखाए, बहुत हालत खराब है, बोले ना गर्म पानी थोड़ा भेज गया। आइए, लिप्स ऑफ
ग्रास। अब वॉल्ट विटमैन एक एलिजी लिखे, वॉल्ट विटमैन आपके एक एलिजी लिखे, मैं जो भी आपको बताऊंगा आपसे मैं पूछना जरूर चाहूंगा, उस एलिजी का क्या नाम है? अ पैसेज टू इंडिया E.M. फोस्टर लिखे हैं, वेरी गुड, है ना। अ पैसेज टू इंडिया E.M. फोस्टर लिखे, एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर। ओ कैप्टन माय कैप्टन, वेरी गुड, ओ कैप्टन माय कैप्टन, वेरी गुड। इसलिए तो मजा आता है पढ़ाने में, आप सभी को इतने सिंसियर होके आप सुनते हैं। लाजवाब, जबरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद। अब्राहम लिंकन की डेथ पे लिखा गया था सिविल वॉर में, सिविल वॉर के टाइम में ही उनको असैसिनेट कर दिया गया था। क्लियर है ना, ये आपको ध्यान रखना है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए, लाजवाब, जबरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 की बात करेंगे। व्हाट नॉवेल बाय जॉन स्टीनबेक, जॉन स्टीनबेक, ये भी आपके अमेरिकन राइटर हैं। कौन सा नॉवेल है जॉन स्टीनबेक का? एक्सप्लोर, जिसमें वो एक्सप्लोर करते हैं द लाइफ्स ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स। जैसे बिहार से लोग बाहर कमाने जाते हैं ना, तो अपने घर से बाहर जाना वही माइग्रेंट कहलाएगा। तो व्हाट नॉवेल बाय जॉन स्टीनबेक एक्सप्लोर्स द लाइफ्स ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन, है ना। ग्रेट डिप्रेशन के दौरान जो वर्कर काम करने गए माइग्रेंट, उसको एक्सप्लोर, उसके लाइफ के को एक्सप्लोर करने, जो लाइफ को एक्सप्लोर किया गया और उनके जीवन के बारे में जॉन स्टीनबेक अपने किस नॉवेल में बात करते हैं? ऑफ माइस एंड मेन में, द ग्रैप्स ऑफ रैथ में, ईस्ट ऑफ डन में। सबसे पहले तो आप यहां जानिए कि तीनों वर्क जो हैं ये जॉन स्टीनबेक के हैं, जॉन स्टीनबेक के हैं, है ना। अब आइए यहां, और कौन सा नॉवेल है जो एक्सप्लोर करता है द लाइफ्स ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन? तो करेक्ट ऑप्शन है द ग्रेप्स ऑफ रैथ, द ग्रेप्स ऑफ रैथ। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, आज के इस सेट में हमने 2, 3, 4, 5 अमेरिकन राइटर का नाम जाना। एक जाना हेनरी डेविड थोरो, एमिली डिकिंसन, वॉल्ट विटमैन, मार्क ट्वेन, जेन ऑस्टिन। मार्क ट्वेन, जेन ऑस्टिन। मुझे काम कीजिए ना, बोतल में गर्म करके बोतल दे दीजिए ना, बार बार पियेंगे। हाँ, बोतल में ही, है ना। तो ये नाम आपको बार बार क्या करना है, याद रखना है, कि क्योंकि कई बार कैसे ऐसे सवाल आ जाएगा। हेनरी डेविड थोरो belongs to which literature? First option British, second Spanish, and यानी थर्ड अमेरिकन। तो आपको मालूम होना चाहिए कौन से राइटर कहां से है, कौन से राइटर कहां से है। ये अगर मालूम नहीं चलेगा तो फिर प्रॉब्लम है। सुप्रिया जवाब दे रही है, स्टीनबेक को नोबेल प्राइज मिला है 1962 में, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। जॉन अर्नस्ट स्टीनबेक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पवन कुमार कह रहे लिटरेचर के लिए क्या करूं? लिटरेचर ले नहीं पड़ता, मैं तीनों बैच ले लिया हूं। कौन से तीनों बैच में आप हैं पवन जी? थोड़ा नाम मेंशन कर देंगे, उस बैच का नेम मेंशन कर दीजिए। वेरी गुड अनामिका, विकास जी। तो आपको ये भी जानना होता है, आज आपने जाना मार्क ट्वेन का नाम, जॉन स्टीनबेक का नाम, हेनरी डेविड थोरो का नाम, वॉल्ट विटमैन का नाम, इमिली डिकिंसन के बारे में आप जाने, तो ये सारा नाम आपको याद रखना है। जूली कुमारी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जूली, क्या हालचाल है? वेल, एरिस्टोटल, एरिस्टोटल क्या है? ये फिलॉसफर थे। एरिस्टोटल क्या थे? वो फिलॉसफर थे। और बोला गया कब पैदा हुए? 388 बीसी, 381 बीसी, 384 बीसी। तो 384 बीसी में आपके एरिस्टोटल पैदा हुए, बीसी, बिफोर क्राइस्ट में, ध्यान रखना है। वेयर वॉज एरिस्टोटल बॉर्न? जगह का नाम भी पूछ लिया जाता है, जानना है। कोलोनस में, कॉर्नीथ में, एस्टीजरा में, एस्टीजरा में, एस्टीजरा में। अब एस्टीजरा है कहां पे? ग्रीस में, ग्रीक में। कहां पे है? तो ग्रीस में है ना। और वहीं के फिलोसफर हैं आपके एरिस्टोटल, जो 384 बीसी में पैदा हुए हैं।
384 बीसी में पैदा हुए हैं। ये आपको ध्यान में जरूर रखना है। और ये है कहां पे? ग्रीस में। ग्रीस का जी मुझे कैपिटल लिखना चाहिए था, इस बात का ध्यान आप जरूर रखेंगे। नाहुम टेट वॉज अपॉइंटेड एज पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड। एक राइटर हुए, ब्रिटिश राइटर नाहुम टेट वॉज अपॉइंटेड एज पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड। इनको बनाया गया पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड बनाया गया, नाहुम टेट को, है ना। कब बनाया गया? 1690 में, 1691 में, 1692 में। आइए फर्स्ट पोएट लॉरेट की अगर बात करेंगे, पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड, मैं अभी सिर्फ पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड की ही बात कर रहा हूं, अमेरिका वाले की बात अभी नहीं किया हूं, लेकिन आगे की सीट्स में आपको जरूर मिलेगा। पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड की अगर आप बात करें, तो मैं अगर बात करूं, फर्स्ट जो थे वो थे आपके जॉन ड्राइडेन। अभी बस आपको नाम बताते हैं, ईयर बताएंगे, जॉन ड्राइडेन। सेकेंड आपके हैं थॉमस सेडविल, थॉमस सेडविल, सीक्वेंस में जानना है। थर्ड में नाहुम टेट का नाम आता है, नाहुम टेट का नाम आता है थर्ड में। तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड हुआ, सीक्वेंस में आप जाने। सबसे पहले आपके बने थे जॉन ड्राइडेन 1668 में। तो तीन का नाम आप जान गए हैं सीक्वेंस में, क्लियर। कुछ समय पहले तक आप फर्स्ट का नाम जानते थे, सेकंड और थर्ड का नहीं जानते थे, अब सेकंड और थर्ड का नाम आप जान गए। उसके बाद जो हमने आपको पढ़ाया है अभी तक जिस सीक्वेंस में, वो नाम भी आप जानते हैं, जैसे हेनरी जेम्स पाई। इसके बाद आप जानते हैं रॉबर्ट साउदी। फिर आप जानते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। फिर आप जानते हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। फिर आप जानते हैं अल्फ्रेड ऑस्टिन। फिर आप जानते हैं रॉबर्ट ब्रिजेज, रॉबर्ट ब्रिजेज। फिर आप जेम्स मैन्सफील्ड का नाम जानते। इतना तो आप जानते, इतना तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं। हेनरी जेम्स पाई जो है वह 1790 से 1813 है। रॉबर्ट साउदी 1813 टू 1843 है। विलियम वर्ड्सवर्थ 1843 टू 1850 है। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन 1850 टू 1892 है। अल्फ्रेड ऑस्टिन 1896 टू 1913 है। रॉबर्ट ब्रिजेज 1913 टू 1930 है। मैन्सफील्ड 1930 टू 1967 है। तो यहां तक आप जान चुके हैं। इससे आगे आपको जानना है, जॉन ड्राइडेन से आप आज जाने नाहुम टेट तक, यहां तक आप जान गए तो धीरे धीरे आपको पूरा सीक्वेंस में नाम याद हो जाएगा, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। इसी तरीके से मैं क्वेश्चन अरेंज ही करता हूं, चाहे वो नोबेल प्राइज वाला मामला होगा, चाहे आपका वो क्या बोलते हैं पोएट लॉरेट का मामला हो, या क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग जो भी लिटरेचर है, जो मैं 13 फेब से यानी वैलेंटाइन डे से मैं आपको दिखूंगा रात में 12 से 1 में यूट्यूब पे, वहां पे क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग लिटरेचर, राइटर और उनके इंपॉर्टेंट वर्क, कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको हर एक चीज सीक्वेंस में आ जाएगा, प्रोवाइडेड दैट आपको मेरे सेशन में रेगुलर अटेंड होना है, चाहे वो मेरा पेड बैच हो या मेरा यूट्यूब सेशन हो, है ना। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं दवाई खाने के बाद भी आपको क्लास लो, चाहे मेरा हेल्थ सही रहे ना रहे, है ना। तो आपको डेली आना है, ध्यान रखिएगा इस बात का। अब आइए यहां, तो नाहुम टेट को पोएट लॉरेट नियुक्त किया गया कब? तो वो किया गया 1692 में, 1692 में। ये आप ध्यान में जरूर रखेंगे। अब आइए नंबर 15 में बोला गया इट मीन्स एडवांस गार्ड और वैन गार्ड, यानी एक ही नाम है, चाहे आप एडवांस गार्ड बोलिए या वैन गार्ड बोलिए। एंड इज यूज्ड, इसको यूज किया जाता है रेफर टू पीपल और वर्क्स
उस लोगों से कनेक्ट किया जाता है, उस वर्क से कनेक्ट किया जाता है दैट आर एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल का मतलब होता है एक्सेप्शनल। एक्सपेरिमेंटल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? एक्सेप्शनल। और एक्सेप्शनल का मतलब जो एग्जाम्पल नहीं है, जो एक्सेप्शन है। शाहरुख खान एक्सेप्शनल कैटेगरी में आएंगे, एग्जाम्पल में नहीं आएंगे, क्योंकि हर एक इंसान शाहरुख नहीं हो सकता। और उसी को आप बोलते हैं फेनोमेनल। फेनोमेनल, क्लियर? तो ये जो एडवांस गार्ड है या वैंगार्ड है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। रेफर का मतलब होता है कनेक्ट करना, यहीं से वर्ड आता है रेफरेंस। रेफर मीन्स कनेक्ट करना उन लोगों से, उन वर्क से दैट आर एक्सपेरिमेंटल और इनोवेटिव। इनोवेटिव का मतलब होता है प्रोग्रेसिव, जो जिंदगी में हमेशा प्रोग्रेस ही करे अपने काम के दम पे, ना कि लक के दम पे। इनोवेटिव पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू आर्ट, कल्चर एंड पॉलिटिक्स। तो इस चीजों को आप क्या कहेंगे? इसको एवेंट ग्रैड बोला जाता है ना? जो काफी एक्सपेरिमेंटल होते हैं, काफी इनोवेटिव होते हैं, चाहे वो आर्ट की बात करें, कल्चर की बात करें या पॉलिटिक्स की बात करें। क्लियर? कैथारसिस का मतलब होता है प्यूरिफिकेशन। वर्ड का मीनिंग जानना बहुत जरूरी है। शुद्धिकरण जिसको आप बोलते हैं। और एनाक्रोनिज्म, क्रॉन वर्ड का मीनिंग होता है टाइम के लिए। क्रॉन का मीनिंग क्या होता है? टाइम के लिए। और ए और एन इन जनरल किसी भी वर्ड के पहले आते हैं तो उसके पहले लगता है नॉट। एनाक्रोनिज्म का मतलब होता है आउटडेटेड। आउटडेटेड यानी ऐसा कोई कल्चर, कस्टम, ट्रेडिशन या ऐसी कोई बात जो आज के समय से रिलेट नहीं कर पाती है, एनाक्रोनिज्म हो जाता है वो। करेक्ट ऑप्शन हो गया सी फॉर कनाडा। ध्यान आप रखेंगे। कोई नहीं था विशाल जी, 1892 से 1896 बिल्कुल गैप था, कोई भी पोएट लॉरेट नहीं था। अब आइए यहां रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में बात कर लेते हैं। क्या है आपका ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन? तो बोला गया वंस एन ओल्ड लेडी लॉस्ट। लॉस्ट आपका 2 बार लिखा गया है, एक ही बार होना चाहिए। वंस एन ओल्ड लेडी लॉस्ट हर आई साइट एंड बिकेम ब्लाइंड। यहां से यहां तक आपका एक सेंटेंस दिया हुआ है, यहां से यहां आप बात करेंगे तो ये आपका एक सेंटेंस है। वंस एन ओल्ड लेडी लॉस्ट हर आई साइट एंड बिकेम ब्लाइंड, शी कॉल्ड अ डॉक्टर एंड एग्रीड टू पे हिम अ वेरी बिग अमाउंट इफ ही क्योर्ड हर। उसने एक डॉक्टर को बुलाया और उससे बोला और एग्रीड टू पे, और सहमत हुई कि पेमेंट हम आपको करेंगे अ वेरी बिग अमाउंट, बहुत बड़ा अमाउंट, इफ ही क्योर्ड हर, अगर आप मेरी आंख का इलाज कर देंगे। क्योर का मतलब होता है ट्रीटमेंट। बट सी हैड अ कंडीशन, लेकिन उसने इस चीज का एक शर्त रखा, दैट शी वुड नॉट गिव अ सिंगल पेनी, वह एक भी पैसा नहीं देगी, इफ शी वर नॉट क्योर्ड, अगर उसका इलाज सही से नहीं हो पाया तो पैसा एक भी आपको नहीं देगी। द डॉक्टर केम टू हर हाउस डेली फॉर ट्रीटमेंट। अब वो डॉक्टर डेली इसके घर पे आने लगा इसका इलाज करने के लिए। डे आफ्टर डे, दिनों दिन, एक हर एक दिन के बाद। ही स्टार्टेड, ही किसके लिए? डॉक्टर के लिए, क्योंकि सी होता तो लेडी का इस्तेमाल होता। ही स्टार्टेड स्टीलिंग, स्टील का मतलब होता है चुराना, थेफ्ट। ही स्टार्टेड स्टीलिंग द लेडीज फर्नीचर एंड अदर वैल्यूएबल थिंग्स फ्रॉम द हाउस। वो दिनों दिन क्या हुआ, उस घर के फर्नीचर को और जो भी वैल्यूएबल थिंग्स को उसको चुराना स्टार्ट कर दिया। एवरी डे ही टुक अवे, टुक अवे का मतलब होता है अंदर से बाहर, सॉरी बाहर, अंदर से बाहर किसी चीज को ले जाना। टुक अवे वन थिंग फ्रॉम द लेडीज हाउस। इन ऑर्डर टू, ग्रॉम का मतलब होता है वही चुरा के किसी चीज को ले जाना। इन ऑर्डर टू दिस, इस चीज को करने के लिए ही डिलेड क्योरिंग लेडी, वह डिले किया, जितना लेट से इलाज करेंगे, जितने देर से सही होगी, उतना इनके रूम का हम सफाया कर देंगे। पवन जी कोई बात नहीं, पवन जी सब आपका हो जाएगा, परेशान नहीं होना है। मेरा नंबर आपके पास होगा, आप मुझे 12 बजे रात में बात कर लीजिएगा मेरे से, ठीक है? मैं सबको समझा दूंगा, खुद से बात कर लूंगा, 12 बजे रात में कर लीजिएगा। इन ऑर्डर टू दिस ही डिलेड क्योरिंग लेडी, इसीलिए वह इलाज में देरी कर रहा था कि देरी से इलाज होगी तो सारा रूम, सारा चीज का चुरा लेंगे। ही फाइनली क्योर्ड द लेडी, फाइनली उसने लेडी को क्या किया? इलाज कर ही दिया। आफ्टर ही हैड रिमूव्ड ऑल द फर्नीचर, सारे फर्नीचर को चुराने के बाद, एंड वैल्यूएबल आर्टिकल्स फ्रॉम द लेडीज हाउस। नाउ ही डिमांडेड हिज फी फ्रॉम द लेडी, और फिर बाद में लेडी से फी डिमांड करने लगा, मेरा लाइए। बट द लेडी रिफ्यूज, रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना। पे द फीस एंड सेड दैट शी वाज नॉट फुल्ली क्योर्ड, लेकिन लेडी ने मना कर दिया, भैया नहीं देंगे, मैं बिल्कुल अपने सही तरीके से क्योर नहीं हो पाई हूं। द डॉक्टर रजिस्टर्ड अ केस अगेंस्ट हर, डॉक्टर ने क्या किया? उसके अगेंस्ट एक केस रजिस्टर कर दिया, उस महिला के अगेंस्ट।
ऑन बीइंग आस्क्ड बाय द जज, जज के पूछे जाने के बाद, है ना, इन द कोर्ट एज टू व्हाई शी वाज नॉट पेइंग द फी, आप अपना पेमेंट क्यों नहीं दे रही हैं। द साप लेडी, साप का मतलब यहां पे है साप माइंडेड, तेज दिमाग वाली, told the court that her eyesight had not fully restored, restore का मतलब होता है रिकवर होना, कि उसका जो आई साइट है वह सही तरीके से सही नहीं हो पाया है। एज शी कुड नॉट सी, क्योंकि वह देख नहीं पाती है हर फर्नीचर, अपने घर में हर एक फर्नीचर को, एंड अदर आर्टिकल्स इन द हाउस, और जो भी घर में आर्टिकल्स वगैरह था उस चीज को। द जज वॉज वेरी क्लेवर, जज बहुत चालाक थे। ही गैदर्ड, गैदर्ड अंडरलाइंड वर्ड है आपका, he gathered what was going on and punished the doctor, है ना, कि क्या चल रहा था और उसने डॉक्टर को पनिश किया। मतलब तुम्हें हमें आंखें तो दे दी, लेकिन मेरे घर में जो भी सामान था वो तो मुझे दिख ही नहीं रहा, तो जब तक अगर दिख नहीं रहा तब तक तुम्हें पेमेंट मैं कैसे करूं, ये यहां बोला गया है। ठीक है, इसलिए यहां पे हाँ कैथारसिस भी आपका लिटरेरी टर्म है। तो ये चीज बात, छोटा पैसेज था और इस टाइप के पैसेज सॉल्व करने में आपको आता है बहुत मजा, तो कभी कभी ऐसे मैं दे दूंगा आसान आसान, अदरवाइज आसान देने वाला मैं हूं नहीं। अब आइए यहां सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेड अबाउट द डॉक्टर, यानी डॉक्टर के बारे में क्या क्या बोला जा सकता है। कैन बी सेड यानी मॉडल यानी पैसिव वॉइस में। ही स्पेंट द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन प्रिजन, जेल में रहना पड़ेगा उसको, जेल तो भेजा गया है। ही वॉज आउटविटेड बाय द ओल्ड लेडी, आउटविट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल उसे हरा दिया गया ओल्ड लेडी के द्वारा। ही बिलीव्ड ही कुड गेट अवे विद हिज डिसेप्शन, है ना, उसका मानना था कि ही कुड गेट अवे विद हिज डिसेप्शन, अपने धोखाधड़ी में वो पकड़ा गया, बिल्कुल। तो करेक्ट ऑप्शन यहां होना चाहिए डी फॉर दिल्ली, डी फॉर दिल्ली, ये आपको ध्यान में रखना है। विच इज द फॉलोइंग इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, आप बताएंगे, आपको यहां बताना भी है। पूजा यादव टाइम के लिए गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। अब यहां आप बताइए, सवाल का जवाब आपको भी यहां देना है, पहले आप लोग दे दें उसके बाद मैं बताऊंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अकॉर्डिंग टू ए स्टोरी, क्या होना चाहिए, फटाफट आप लोग बता दीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम होता है ज्यादा, इसीलिए पहले आप जवाब दे दें, स्पीड में बताइए क्या होगा यहां पे। विच इज द फॉलोइंग इज ट्रू अकॉर्डिंग टू पैसेज, द लेडी वॉज स्टिल पार्शियली ब्लाइंड हैंस रिफ्यूज टू पे द डॉक्टर, द जज इन द कोर्ट वॉज नॉट इंटेलिजेंट, द डॉक्टर इन फैक्ट वॉज नॉट सक्सेसफुल। अब देखिए क्या सही है, ऐसा बोला कि पार्शियली ब्लाइंड हैंस रिफ्यूज टू पे, नहीं ब्लाइंड वो तो आंख ठीक हो गया था, लेकिन उसके घर में जो चीज नहीं था वो उसको नहीं, जो चीज था पहले वो नहीं दिख रहा था, तो फिर ब्लाइंड आप नहीं बोल सकते। द जज इन द कोर्ट वॉज नॉट इंटेलिजेंट, ऐसा नहीं बोला गया। द डॉक्टर इनफैक्ट वॉज नॉट सक्सेसफुल, हाँ डॉक्टर अपने काम में अपनी चालाकी में सफल नहीं हो पाया, तो सी फॉर कैनेडा आपका आंसर हुआ। नंबर 18 देखिए क्या है, कुमार अविनाश जी कह रहे इन दिस कॉम्प्रिहेंशन डायरेक्ट सेंस टू, नहीं निकल रहा सॉल्यूशन, डिपेंड ऑन व्हाट द एग्जामिनर इज थिंकिंग। हाँ आगे बताइए क्या होगा। अनामिका आपने ये कैसे बोला, बताओ नंबर 18 क्या होगा। अब आइए यहां बोला क्या, चूज द वर्ड विच मोस्ट अपोजिट, यानी आपको अपोजिट मीनिंग फाइंड करना है। सॉरी एक मिनट रुक जाएंगे। आ जाओ यहां पे, तो ये वर्ड है रजिस्टर्ड। अब रजिस्टर्ड वर्ड का अपोजिट मीनिंग आपको चाहिए, तो लॉज, तो लॉज का मतलब तो होता है
जब आप लॉजिंग करने की बात करते हैं तो इसका मीनिंग अकोमोडेट भी होता है, निवास करना। और लॉज का मतलब केस रजिस्टर करना भी होता है, रजिस्टर द केस। तो ये तो सिनोनिमस वर्ड हो जाएगा, है ना, ये ध्यान में रखना है। और डिसलोकेट, डिस का मीनिंग होता है नॉट, और लोकेट का मीनिंग होता है लोकेशन। और विड्रॉ का मतलब होता है रिमूव करना यानी बाहर कर देना। तो केस जब रजिस्टर किया गया तो बात अंदर की है, और ये विड्रॉ है, तो एंटनीम हो जाएगा बीबी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट 19। नंबर 19 क्या होगा आपको बताना है, और ये आपका बोल्ड वर्ड है, ये गैदर्ड। गैदर्ड आपका बोल्ड वर्ड है। इस गैदर्ड का मीनिंग आपको यहां 19 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है। ये पैसेज से बोला गया था, गैदर्ड को अंडरलाइन किया गया था वर्षा। गोपाल जी, गोपाल जी बताइए क्या होगा। चूज द वर्ड विच इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग, मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन बोल्ड। कलेक्ट वर्ड है, जो कलेक्ट है उसी को एक्यूमुलेट कहते हैं, तो ए भी और बी भी करेक्ट ऑप्शन डी। और इसका मीनिंग होता है गैदर करना, इकट्ठा करना। अंडरस्टूड करने का मतलब होता है किसी भी चीज को समझ लेना, यानी कन्विंस कर लेना, कन्विंस समझना। है ना, ये ध्यान में रखेंगे आप। 20। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द स्टोरी? द स्किल्ड डॉक्टर, द ब्लाइंड वन हु सॉ ऑल, द रिच लेडीज हाउस। क्या होगा? अप्रोप्रिएट टाइटल चाहिए, फटाफट ईमानदारी से आप बताइए क्या होना चाहिए। आइए, द स्किल्ड डॉक्टर बिल्कुल भी नहीं, डॉक्टर स्किल्ड था नहीं। द रिच लेडीज हाउस नहीं, द ब्लाइंड वन अंधे लोगों को भी दिखाई देता है। करेक्ट ऑप्शन बी बी फॉर बॉम्बे। यहां आ जाइए, यहां मेरे साथ अभी आप पढ़ रहे थे लिटरेचर। जिन बच्चों को लिटरेचर में प्रॉब्लम हो, ये बैच है आपका धाकर बैच, लिटरेचर को लेके बहुत ही जबरदस्त बैच है। पिछले 2-3 दिनों से ये बैच आपका ऑफ है। ऑफ रहने का रीजन ये है कि मैं बिल्कुल बीमार चल रहा हूं, अभी भी आपको दवाई खाने के बाद ही आया हूं आपके पास। आज डॉक्टर के पास भी गया था, तो बैच अभी 2-3 दिन से आपका ये ऑफ चल रहा है। लेकिन ये लिटरेचर का धाकर बैच है, इसमें 60+ क्लासेस हो चुकी है। लेकिन ये बैच TRE 4 के एग्जाम तक आपका चलेगा, आपको परेशान नहीं होना है। और अभी ये रनिंग बैच है, बैच चल ही रहा है। तो 6 to 8, 9, 10th, 11th, 12th सभी के लिए इंग्लिश लिटरेचर का बैच है। ऑनलाइन मोड में 499 फी है ना। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पे ये बैच आपका चल रहा है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। जिनको भी इस बैच में आना है जरूर आइए। जिनको ये लग रहा है सर 60 क्लास हो चुका है, कैसे मैनेज करेंगे, तो मैनेज आप आराम से करेंगे। आगे का देखते रहेंगे, पीछे का भी एक एक सेशन दिखेंगे, 2 घंटे खर्च करेंगे, आपको आपका हो जाएगा मैनेज, है ना। और अभी TRE 4.0 में टाइम भी है, इसीलिए आपका हो जाना है। तो ये सिर्फ लिटरेचर का बैच है, जिसमें आपको बहुत मजा आता है। ये आपके TRE 4 का बैच है, जहां ग्रामर वोकैब सब पढ़ाए जा रहे हैं। ये भी आपको मिलता है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पे, ये भी आपको मिलता है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पे। ये आपका 6 to 8, 9, 10th, 11th और 12th ये टेस्ट सीरीज आपका है ना। जो डिस्कशन अभी आप देख रहे हैं, इसका आप ऑनलाइन मोड में टेस्ट देते हैं। अगर आपको टेस्ट चाहिए तो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पे जाएंगे, 99 रुपीज में 20 सेट्स आपको मिलता है। आज सेट नंबर 31 आप कर रहे हैं, इससे पहले 30 आप कर चुके हैं। आइए यहां, तो ये आपका है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट को भी सॉल्व करने का तरीका मैं बता चुका हूं। आप पूरे पैसेज को सही तरीके से पहले पढ़ते हैं, अरेंज करते हैं, देन आप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए मैं पढ़ता हूं क्या बोला गया। धृतराष्ट्र द एल्डर ब्रदर ऑफ पांडव, धृतराष्ट्र द एल्डर ब्रदर ऑफ पांडव वॉज ब्लाइंड बाय बर्थ, जो जन्म से अंधा था। देन ही वॉज मैरिड टू गंधारी, शी लव्ड हिम सो डैश दैट शी बॉन्ड अप हर ऑन आईज विद अ क्लोथ।
100 sons were born to Dhritarashtra and Gandhari. They were called Kauravas. क्या बोला गया? कौरव्स बोला गया, कौरव. दुर्योधन was the eldest son of Dhritarashtra, who was quite obstinate. Obstinate का मतलब होता है rigid, जिद्दी होना, by nature. When Kunti dashed to Hastinapur with her sons, Duryodhan did not like it. He wanted that the Pandavas should live in the forest with their mother Kunti. In fact, he wanted to rule dash Hastinapur without any interference, यानी बिना किसी हस्तक्षेप के. In his affairs, although outwardly he made a dash of happiness, his mother Gandhari consoled Kunti. Console का मतलब होता है सांत्वना. But her son Duryodhan did not like this at all. Pandavas were so good and noble. Noble का मतलब होता है बहुत बढ़िया. That everyone who saw them praised them. इसलिए हर एक लोग उनकी तारीफ करते थे, प्रशंसा करते थे. Praise means admire. The people of Hastinapur began to give greater dash to the Pandavas than to the Kauravas. Then comparative degree है, comparison को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. धृतराष्ट्र द एल्डर ब्रदर ऑफ पांडव. अब मैं पूछूंगा द एल्डर ब्रदर ऑफ पांडव यहां पे क्या है? तो ये धृतराष्ट्र के लाया है. धृतराष्ट्र किसी का नाम है, नाउन है, तो ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा. धृतराष्ट्र द एल्डर ब्रदर ऑफ पांडव वॉज ब्लाइंड बाय बर्थ. देन ही वॉज मैरिड टू गंधारी. शी लव्ड हिम सो क्लोजली, सो कीनली, सो डीपली. है ना? क्लोजली नजदीक, किनली का मतलब होता है ईगरली, उत्सुक होना, नहीं आएगा. That she bound up her own eyes with a cloth. 100 sons were born to Dhritarashtra and Gandhari. They were called Kauravas. Duryodhana was the eldest son of Dhritarashtra, who was quite obstinate by nature. When Kunti dashed to Hastinapur. रिट्रीट होता है, रिट्रीट होना चाहिए. रिट्रीट का मतलब होता है पीछे लौटना, है ना, डर से पीछे लौटना. रिट्रैक्ट का मतलब होता है पीछे मुड़ना, और रिटर्न होता है वापस चले जाना. तो वो वापस चली गई थी कुंती. When Kunti returned to Hastinapur with her sons, Duryodhan did not like it. He wanted that the Pandavas should live in the forest with their mother Kunti. In fact, he wanted to rule dash. Rule on, rule upon, rule over. Rule over, है ना, rule over fixed preposition है. Rule over Hastinapur without any interference in his affairs. Although outwardly he made a dash of happiness. He made a dash of happiness. His mother Gandhari consoled Kunti, but her son Duryodhan did not like this at all. He made a dash. He made a pretension of happiness. Pretension का मतलब होता है बहाना मारना. इसके लिए एक वर्ड आता है pretend, जो कि है verb. Face का मतलब चेहरा. So बोला गया he made a show of happiness. उसने एक ऐसा बनाया खुशी रहने का. Show of happiness. His mother Gandhari consoled Kunti, but her son Duryodhan did not like this at all. Pandavas were so good and noble that everyone who saw them praised them. The people of Hastinapur began to give greater dash. अब क्या देने लगे? Given. बोला give, ज्यादा क्या दे रहे हैं? तो देने का मतलब महत्व देना. तो इंपॉर्टेंस, प्रेज या कंसिडरेशन. कंसिडर वर्ड से आया. कंसिडर का मतलब होता है विचार करना. गिव इंपॉर्टेंस. तो बोला गया टू गिव ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू द पांडव्स देन टू द कौरव्स. करेक्ट ऑप्शन ए हो गया. ए फॉर आगरा. ये आप ध्यान में रखेंगे. हाँ, प्रिटेंसियस होता है वो सौभी के लिए. यहां पर प्रिटेंशन है ना. और यहां पर बोला गया डैश ऑफ हैप्पीनेस, है ना. तो ये ध्यान में आपको रखना है. क्लियर? आगे आइए. तो शो ऑफ हैप्पीनेस होगा, ये आपको ध्यान में रखना है. 26 सिनोनिम. इंपीरियल. अब इंपीरियल वर्ड की बात करेंगे तो वर्ड के लास्ट में एल है, और वर्ड के लास्ट में अगर एल है तो वर्ड आपका होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव. और इंपीरियल का मतलब होता है किंगडम, यानी राजशाही का मामला, है ना. इंपेरर, किंग की मामला. रिगेल जिसको आप बोलते हैं बादशाह, है ना. आइए यहां. ब्रैटी का मतलब होता है मिसबिहेव, जब बुरा व्यवहार होता है आपका. मिसबिहेव या मिसहैप. मिसबिहेव या मिसहैप. ऑपरेसिव का मतलब होता है ऑपरेस. OPPRESS. ऑपरेस. और ऑपरेस मतलब होता है गुलाम बनाना, जब किसी को आप
शोषण करते हैं, एक्सप्लॉइट, शोषित करना, एक्सप्लॉइट। आगे आइए, रिगेल मतलब वही बादशाही, इंपीरियलिज्म, किंगडम, या आप उसी को इंपेरर, सम्राट होता है ना। मोनार्की, राजतंत्र, राजशाही, मोनार्की। तो उस सेंस में आप जाएंगे तो इंपीरियल का सिनोनिम बोला अगर गया है तो बस सी ऑप्शन आपका आंसर होगा, ये ध्यान रखना। इंपीरियल ब्लू तो इसका अच्छे से जानता हूं, इंपीरियल ब्लू, आईवी। एंटोनिम, पैरिलस। पैरिलस वर्ड के लास्ट में ओयूएस आया हुआ है, ओयूएस किसी भी वर्ड के लास्ट में आएगा, उस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका एडजेक्टिव हो जाना। और पैरिलस वर्ड का मीनिंग भी होता है डेंजरस। पैरिलस का मीनिंग होता है DANGEROUS, डेंजरस बोलिए, डेट्री, मेंटल बोलिए, हेजार्डस बोलिए, है ना। तो ये सारे के सारे होते हैं आपके सिनोनिम। डिसिप्लिन्ड, अनुशासित, डिसिप्लिन्ड, अनुशासित। अब इसके लिए क्या वर्ड हो जाएगा, बोलिए, एकदम रिस्ट्रिक्टेड, स्ट्रिक्ट। आगे है आपका सेफ। सेफ मीन्स क्या, सुरक्षित है आप, सेफ के लिए। सेव और सेफ में क्या डिफरेंस है, सेफ आपका होता है नाउन, सेव आपका होता है वर्ब। सेव के लिए एक वर्ड आता है साल्वेज, SALVAG। सिमिलर का मतलब होता है एकिन, एकिन का मतलब होता है एक समान, एकिन। इसी के लिए एक वर्ड पढ़ते हैं रिजेंबल, रिजेंबल का मतलब होता है एक जैसा दिखना। इसी के लिए वर्ड आता है सेम्बलेंस, SEMBLANC, सेम्बलेंस। और इसी के लिए वर्ड आता है टेक आफ्टर। तो पैरिलस यानी कि डेंजरस, तो डेंजरस अगर हो गया तो इसका एंटोनिम क्या हो जाना है, सेफ हो जाना है। वन वर्ड, वन वर्ड का है इफ यू लुक यू विल फाइंड अ होल इन द साइड ऑफ एवरी सीप दैट अलाउज वाटर टू ड्रेन फ्रॉम द डेक। बोला इफ यू लुक, अगर आप देखते हैं, यू विल फाइंड अ होल, कि आपको कोई एक होल मिल जाए इन द साइड ऑफ एवरी सीप, जहाज में, दैट अलाउ, जो अलाउ करे वाटर टू ड्रेन फ्रॉम द डेक। डेक का मतलब होता है जहाज का फ्लोर, जहाज का जो फ्लोर होता है ना उसको हम डेक बोलते हैं। तो वो जो होल होता है जहाज में उसको स्कूपर बोला जाता है। ये सी फॉर कैनेडा। ड्रेन तो हो गया वो पाइप टाइप, है ना। और सिंक का मतलब तो डूब जाना होता है। 29, अ बैड और हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस विल स्कार अ पर्सन फॉर लाइफ टाइम। एक ऐसा अनुभव, एक बैड बोला गया, सॉरी, अ बैड और हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस, स्कार का मतलब होता है फियर, अ पर्सन फॉर अ लाइफ टाइम एंड ही विल अवॉइड अ सिमिलर सिचुएशन इन फ्यूचर, और पूरी जिंदगी उससे डर हो। फायर इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर, ये यहां पे नहीं, ऐसा ही क्वेश्चन पहले भी एक आया था। नहीं, अ बर्न चाइल्ड ट्रेड्स फायर, एक बच्चा अगर आग से एक बार जल जाए तो पूरी लाइफ वो जलते ही रहता है। अ बर्न्ट कॉर्ड रीड्स द फायर, क्या होना चाहिए, बी। नेक्स्ट आइए, द सीक्रेट इज आउट, यानी जो छिपा हुआ था बाहर आ गया। द कैट आउट ऑफ द बैग, द कैट जम्प्ड आउट ऑफ द बैग, यानी जो छिपा हुआ था वो बाहर आया। द कैट जम्प्ड आउट ऑफ द बैग। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या होता है, इफ्लोरेसेंस, उसकी स्पेलिंग होती है EFFLORESCENT, इफ्लोरेसेंट। इफ्लोरेसेंट ENT लगा हुआ है, वर्ड आपका होता है एडजेक्टिव। और यहीं पे अगर हो जाए ESC ENC तो वो आपका हो जाता है नाउन। और इफ्लोरेसेंस वर्ड का मीनिंग होता है प्रोडक्शन के सेंस में, उत्पादन के सेंस में, चाहे वो आप आर्ट की बात करें,
कल्चर की बात करें, या पहले फूल जो पनपता है, पैदा होता है, खिलता है, उसकी बात करें, एफ्लोरेसेंस। ये आप ध्यान रखेंगे, बी फॉर बॉम्बे। दे वर साइलेंट, वो चुप थे। गो बाय वेंट बाय सेकेंड फॉर्म है। गो बाय अपने आप में एक फ्रीजल वर्ब है, और गो बाय का मतलब होता है पास हो जाना, यानी कि गुजर जाना। सम वंस क्राइज का मतलब होता है टू एक्सप्रेस वन फीलिंग, टू एक्सप्रेस वंस फीलिंग बाय क्राइंग, यानी रो के अपने जज्बात को बाहर निकालना। और आगे बोला गया दे वर साइलेंट, वो साइलेंट थे। आगे दूसरा क्लॉज जो आप स्टार्ट करेंगे उसका कंजंक्शन यहां आया है एंड देन एज इट रिसीड, रिसीड का मतलब होता है रिटर्न होना। चुप रहे और बाद में लौट गए। करेक्ट ऑप्शन सी फॉर कैनेडा। ये दोनों तो वैसे भी नहीं आएगा, वे इट वेंट बैक पास हो गया, इसका कोई सेंस नहीं बनेगा। और केम देयर क्राइज में केम यहां पे वर्ब है, तो इसका कंजंक्शन यहां पे है नहीं। दो क्लॉज को कनेक्ट करने के लिए कंजंक्शन चाहिए, एंड है, यहां पे एज है, लेकिन इसका कोई सेंस यहां नहीं बनेगा। चुप थे और चुपचाप फिर बाद में लौट गए। 33 द रन अप टू द इलेक्शन इन 2016 सॉ मैनी ड्रामेटिक इन द कंट्रीज पॉलिटिक्स। द रन अप टू द इलेक्शन, इलेक्शन के लिए रन अप जो देखा गया 2016 में, तो मैनी ड्रामेटिक डैश, बहुत ही नाटक रूप में, नाटकीय रूप में वो दिखा। इन द कंट्रीज पॉलिटिक्स, इंक्रीमेंट, ड्रामेटिक इंक्रीमेंट इन द, नहीं, इंक्रीमेंट का कोई सेंस नहीं होगा। इंक्रीमेंट का मतलब होता है इनहेंसमेंट, इनहेंसमेंट यानी कि इजाफा। इनोवेशन, इनका मीनिंग होता है इनसाइड, और नॉब का मीनिंग होता है नया, यानी नया नया कुछ आविष्कार हो। और डेवलपमेंट, तो बिल्कुल नाटकीय डेवलपमेंट दिखा कि ये कर देंगे वो कर देंगे। तो ड्रामेटिक डेवलपमेंट इन द कंट्रीज पॉलिटिक्स। आई हैव बीन इनकॉन्सिडरेट, इनकॉन्सिडरेट इनका मीनिंग होता है नॉट, और कंसिडरेट का मतलब होता है एनफ, यानी अपने आप को उतना अच्छा फील नहीं करना। तो इनकॉन्सिडरेट वर्ड के लिए वर्ड इस्तेमाल हो सकता है डिससैटिस्फाइड। जब आप अपने आप को कंप्लीट फील नहीं करते हैं ना, तो आप डिससैटिस्फाइड फील करते हैं। आई हैव बीन इनकंसिडरेट इन द पास्ट बट आई विल डैश मेक अप टू यू, है ना, पिछले पास्ट के समय में मैं कुछ असंतुष्ट रहा, बट आई विल डैश मेक अप टू यू। मेक अप फॉर नहीं होता, मेक अमेंड्स फॉर नहीं, मेक इट अप टू यू। मेक इट अपने पास्ट को लेके बोला, इट मतलब उसका, अप टू यू तो मेकअप का मतलब होता है क्षतिपूर्ति। लेकिन जो भी डिससेटिस्फाइड में रहा हूं अब सेटिस्फाइड रहूंगा, तो मेक इट अप टू यू। 35 क्वेश्चन नंबर 35। 33 डाउट है सर, बेफलमेंट बेटर हो सकता है। 33 देख लेंगे लास्ट में। गोपाल जी डोंट वरी। अ वुमन हु ऑलवेज कनाइव्स ऑन द फॉल्ट्स ऑफ हर चिल्ड्रन, नहीं, अ वुमन हु ऑलवेज कनाइव, कनाइव का मीनिंग कौन जानता है बताइए, तो कनाइव क्या होता है? ऑन द फॉल्ट नहीं, यहां पे ऑन के प्लेस पे एट होना चाहिए। एट द फॉल्ट ऑफ हर चिल्ड्रन, है ना, इज देयर वर्स्ट एनिमी। अब देयर आया यहां पर चिल्ड्रन के लिए, हर आया यहां पे वुमन के लिए, है ना। तो एट द करेक्ट ऑप्शन आपका हो गया सेकेंड, बी फॉर बॉम्बे। कोल आपको हीट देता है, वैक्स आपको क्या देगा? देखिए वैसे वैक्स वर्ड का मीनिंग तो होता है कैंडल, लेकिन कैंडल देता क्या है, तो लाइट। तो कोल अगर हीट दे रहा है तो वैक्स आपको क्या, लाइट देगा। क्लियर? एनर्जी की बात यहां पे नहीं करेंगे, क्योंकि एनर्जी तो सब है, लाइट भी अपने आप में एक एनर्जी है, हीट भी अपने आप में एक एनर्जी है। देखिए यही है आपका TRE 4.0 के लिए, TGT PGT हर एक एग्जाम के लिए, है ना। 6 to 8 भी यहां होना चाहिए। हमारे टाइपिस्ट महोदय ने 6 to 8 यहां मेंशन नहीं किया है। 6 to 8 9 10th 11th 12th TGT PGT जो भी टीचर आपको बनना है, अपकमिंग बैच आ रहा है बहुत जल्द। 18th Feb से 18th Feb से आपका ये बैच आ रहा है ना, कंप्लीट बैच, जहां ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, लिटरेचर सब होगा। नरेशन में आइए बंधु, नरेशन क्या कह रहा है आपसे।
तो ही सेड आई हार्डली हैव टाइम टू अटेंड एनी पार्टी। अब यहां पे रिपोर्टिंग वर्ब जो है, एक आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है और इन्वर्टेड कामाज के लास्ट में आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है। फिर आपका ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है, यहां पे आपका कंजंक्शन होगा, यहां पे रिपोर्टेड स्पीच होगा। इन्वर्टेड कामाज वाला जो पार्ट है इसको आप बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच और इसे आप बोलते हैं इन डायरेक्ट स्पीच। आइए बंधु, यहां पर ये गया है पास्ट में, तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में गया है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है, रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वह टेंस चेंज होगा, यानी चेंज द टेंस। कब? डायरेक्ट से इन डायरेक्ट में। आइए, ही सेड आई हार्डली हैव आ गया भैया, ये हैव हैड में चला जाएगा पास्ट में, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। तो ही सेड और सिंपल में गया है तो यहाँ कंजंक्शन दैट लगा हुआ है। ही सेड दैट, आई फर्स्ट पर्सन है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ही, अब ही के अकॉर्डिंग हैज नहीं होगा, ही के अकॉर्डिंग हैड, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच को भी चेंज होना पड़ेगा, प्रेजेंट में है तो पास्ट में जाएगा, हैज प्रेजेंट में ही होता है। ही सेड दैट ही हार्डली हैज, बिल्कुल भी नहीं, यहां पर भी हैज है। और ही सेड दैट ही हार्डली हैड टाइम, करेक्ट ऑप्शन सी फॉर कैनेडा। वॉइस की बात करेंगे, दे विल बी ऑनरिंग द चीफ गेस्ट टुमारो। अब विल बी ऑनरिंग का मामला है और विल बी ऑनरिंग का मामला है, क्या होना चाहिए? देखिए, आपने यहां लगाया शैल, यहां लगाया विल, फिर आया बी, फिर आया V4, तो ये हो गया फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस। और एक लाइन में जानिए, फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस होता ही नहीं है। फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं होता है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। हार्डली बिल्कुल एडवर्ब है, नेगेटिव वर्ड है। 39 में क्वेश्चन है, द प्रिजनर हु एस्केप्ड फ्रॉम द प्रिजन इज फ्री। फ्रेजल वर्ब फ्री के बारे में पूछ रहा है कि फ्री के लिए कौन सा फ्रेजल वर्ब आएगा। एट बाय कोई फ्रेजल वर्ब नहीं होता है। एट लार्ज का मतलब होता है फ्री करना, इसका आंसर आपके आंसर की में रॉन्ग दिया हुआ है। क्लियर है मामला। और एट लेंथ का मतलब होता है विविड एक्सप्लेनेशन। विविड यानी कि क्लियर एक्सप्लेनेशन, डीपली एक्सप्लेनेशन, है ना, यानी अच्छे जिस चीज को डिस्क्राइब किया जाए, यानी एक्सप्लेन्ड, है ना, डीपली एक्सप्लेन्ड। आइए, तो यहां पर एट लार्ज होगा। एट लार्ज का मतलब होता है फ्री कर देना। सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट का भी क्वेश्चन होता है अर्पणा किसी किसी सेट में। अब यहां सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट का ही क्वेश्चन है। सम ऑफ द स्टूडेंट्स डैश एंग्री बिकॉज दे डिड नॉट पास। अब यहां पर सम जो आपका है, ऑफ लगा हुआ है तो ऑफ के पहले सब्जेक्ट होगा, प्रेपोजिशन, और सब्जेक्ट यानी कि नाउन और नहीं तो प्रोनाउन। तो यहां पर ये सम आपके प्रोनाउन है और ये आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन है। और इंडेफिनिट प्रोनाउन के तौर पे सम, ऑल और ये मोस्ट, ये थ्री ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउन है जिनके साथ काउंटेबल नाउन भी आता है, अनकाउंटेबल नाउन भी आता है। अब अनकाउंटेबल नाउन की खास बात यह है, ये सिंगुलर होता है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब। और काउंटेबल नाउन आपका सिंगुलर काउंटेबल भी होता है और प्लूरल काउंटेबल भी होता है। सिंगुलर काउंटेबल आपका कभी भी इसके साथ नहीं आएगा। आप सम स्टूडेंट नहीं बोलेंगे, सम स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स, मोस्ट स्टूडेंट्स। तो जब भी आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ नाउन चाहिए और काउंटेबल है तो सिंगुलर वाला नहीं आएगा, प्लूरल वाला ही आएगा। और यहां पर वर्ब लगेगा प्लूरल। तो सम ऑफ द यहां पर आया है स्टूडेंट्स, तो प्लूरल वर्ब चाहिए। तो वॉज सिंगुलर है, हैज सिंगुलर है, वर प्लूरल है। वर एंग्री बिकॉज दे डिड नॉट पास। यहीं पे अगर अनकाउंटेबल नाउन आ जाता
सम ऑफ द वाटर, तो फिर यहाँ पे सिंगुलर वर्ब के साथ जाते, वॉच के साथ जाते। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन में ये 3 ऐसे हैं, सम, ऑल और मोस्ट, जिसके साथ नाउन अनकाउंटेबल यानी सिंगुलर वर्ब, नाउन प्लूरल काउंटेबल यानी कि प्लूरल वर्ब होता है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन में कुछ डाउट था, जैसे गोपाल जी को डाउट था, क्या है 33 में, द रन अप टू द इलेक्शंस इन 2016 सॉ मैनी ड्रामेटिक डेवलपमेंट इन द कंट्रीज पॉलिटिक्स, है ना, ऐसा डेवलपमेंट दिखा जो ड्रामेटिक है, ये कर देंगे वो कर देंगे, इन सभी सेंस में। पीजीटी के लिए प्रिपरेशन कैसे करेंगे सर? पीजीटी के लिए भी आपका कंप्लीट बैच है बंधु, बता देता हूं मैं, ये है ना। तो ये आपका डेवलपमेंट ही यहां से ही है। इंक्रीमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज को बढ़ाना, इंक्रीज करना, वो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में आपका हो सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आइए यहां बंधु, ये अपना बैच है 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सभी के लिए, या स्पेशल आपको 11, 12 का बैच चाहिए पीजीटी के लिए, इंग्लिश के लिए, आशीष जी, ग्रामर वोकैब कॉम्प्रिहेंशन लिटरेचर का, तो अपना ऐप है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे जाके पीजीटी का क्लास इंग्लिश का आप ढूंढ सकते हैं और उस बैच को आप परचेज कर लेंगे। वहां डेली वो बैच आपका मॉर्निंग में चल रहा है 9 बजे 10:30 बजे के बीच में, और उसको आप इंजॉय करेंगे, आप पढ़ेंगे। क्लियर?